Hello friends, welcome to Agrikoshala. This is a small initiative for social science group where we are going to deal with introductory as well as advanced economics. And myself Dinesh, I have done post graduation from Banaras Hindu University as a JRF candidate, and also I have cleared UGC NET 2. So friends, please like, comment and subscribe my channel, and let's get started with today introductory video. So start with the consumer theory part 1, which include first of all economics. Economics term, basically we have to define economics. Economics term basically derived from Greek word oikonomikos. Oikonomikos include oikos and nomos. Oikos means household, nomos means management. So all our who has given this definition Aristotle. एरिस्टोटल ने कौन सी बुक लिखी? इकोनॉमिका. इकोनॉमिका बुक में उन्होंने बोला कि एरिस्टोटल ने बोला कि इकोनॉमिक्स एज द हाउस होल्ड मैनेजमेंट. उसके बाद जैसे जैसे इकोनॉमिक्स इवॉल्व होता गया वैसे वैसे आपके पास डिफरेंट साइंटिस्ट डिफरेंट इकोनॉमिस्ट आते गए. तो उन्होंने अपनी डिफरेंट डेफिनेशन दी. तो उनमें आती है वेल्थ डेफिनेशन. वेल्थ डेफिनेशन किसने दी? एडम स्मिथ ने. एडम स्मिथ ने क्या, एडम स्मिथ कौन थे पहले? तो एडम स्मिथ आल्सो नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. ओके, सो उन्होंने क्या बोला कि वेल्थ रेफर्स टू अबंडेंट सप्लाई ऑफ मनी एंड और एफिलियंस. उनके बाद आते हैं आपके पास वेलफेयर डेफिनेशन. अब कंसर्न था भी हमारा वेलफेयर, ह्यूमन वेलफेयर. ह्यूमन वेलफेयर माने तो फिर कौन दिया? एल्फ्रेड मार्शल. एल्फ्रेड मार्शल ने क्या बोला कि जो इकोनॉमिक्स है वो मोर फोकस ऑन द मटीरियलिस्टिक एक्टिविटी एंड आल्सो इट इज़ अ ह्यूमन साइंस. ओके, सो इकोनॉमिक एज द ह्यूमन साइंस एंड मोर फोकस ऑन द मटीरियलिस्टिक एक्टिविटी. फिर आज आपके पास आता है स्कैरसिटी डेफिनेशन. अब कंसर्न क्या हो कि भी आपके पास कमी आ गई है, मतलब आपके पास इकोनॉमी में, तो उसके रिगार्डिंग उन्होंने एक और डेफिनेशन आ गई कि स्कैरसिटी आ गई. स्कैरसिटी में क्या बोलते हैं? कौन बोले कि लियोनार्ड चार्ल्स रॉबिन्स. रॉबिन्स ने ये डेफिनेशन दे दी. उन्होंने क्या बोला कि भाई जहाँ पे स्कैरसिटी है उसको पहले तो इन्होंने बोला कि साइंस ऑफ चॉइसेस है, क्योंकि जहाँ पे आपके पास स्कैरसिटी होगी, लिमिटेड रिसोर्सेस होंगे, आपको प्रेफर करना पड़ेगा भी कैसे कौन सा यूज करना है और कैसे नहीं करना. तो उन्होंने बोल दिया कि जो इकोनॉमिक्स है वो एक तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, ठीक है, और जो इकोनॉमिक्स होती है वो जो ह्यूमन बिहेवियर होती है वो एंड्स एंड स्केयर के इन बिटवीन रहेगा. जो भी ह्यूमन बिहेवियर होगा वो उसी के रिगार्डिंग इकोनॉमिक स्टडी करेगी. एंड्स क्या होगा यहाँ पे? आपकी जो है इच्छाएं, डिजायर्स, एंड स्केयर्स क्या होगा आपके पास? जो आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं. फिर आपके पास आता है ग्रोथ डेफिनेशन. ग्रोथ डेफिनेशन में क्या हो भी? सैमुअलसन आ गए. सैमुअलसन ने क्या बोल दिया भाई जो इकोनॉमिक्स है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के रिगार्डिंग होती है. उन्होंने इसको बोल दिया क्वीन ऑफ सोशल साइंस. ठीक है, क्वीन ऑफ सोशल साइंस के बाद तो जो भी आप इस स्लाइड से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे हो वो हो सकता है कि भाई हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. ये तो बेसिक क्वेश्चन है, ये तो इन जनरल आता भी है. और यहाँ पे आता है आपके पास मैच द फॉलोइंग की डेफिनेशन कौन साइंटिस्ट या इकोनॉमिक्स दिया, या फिर कौन साइंटिस्ट कौन सी विच बुक दे हैव रिटन. ठीक है, उसके बाद चलेंगे हम आगे चलेंगे. जैसे जैसे इकोनॉमिक्स इवॉल्व होती गई वैसे वैसे डिवीजन भी होता गया. डिवीजन में आ गया आपके पास आ गया ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच. ट्रेडिशनल में आपके पास आ गया कि इसके बाद बेसिकली 4 पिलर्स होती हैं: प्रोडक्शन, कंजप्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, प्रोडक्शन में क्या हो गया? आपने क्या होता है भी यूटिलिटी, कुछ भी आप जो प्रोड्यूस कर रहे हो वो एक यूटिलिटी प्रोड्यूस करेगी. तो प्रोडक्शन इज बेसिकली क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी. यूटिलिटी माने तो मैं एक फार्मर हूँ, मैंने वीट प्रोड्यूस कर दिया तो जो मैंने एक यूटिलिटी प्रोड्यूस की. यूटिलिटी क्या होगा यहाँ पे? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए गुड, की एक गुड आपको कितना वांट सेटिस्फाई कर पा रही है. तो उसके बाद पहले हमने प्रोड्यूस किया, फिर हम गए मार्केट में. मार्केट में हमने क्या किया? एक्सचेंज कर दिया. वहाँ पे क्या किया? होलसेलर को बेच दिया. होलसेलर ने क्या किया? आगे डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब जो आगे रिटेलर होते हैं उनको दे दिया. तो वहाँ पे क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूशन हो गया. फिर उसके बाद क्या हो गया? कंजप्शन पे आ गया, मतलब आपके पास अल्टीमेट कंज्यूमर के पास चली गई. कंजप्शन में क्या किया भाई? डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी या कंजप्शन ऑफ यूटिलिटी जो भी है कर दिया उन्होंने. यूटिलिटी को हमने जो बनाया था प्रोडक्शन में वो अब हमारी कंज्यूम हो गई किसमें? कंजप्शन में. सो उसके बाद आते हैं हमारे पास मॉडर्न अप्रोच. मॉडर्न अप्रोच में बेसिकली मानती हैं कि जो इकोनॉमिक्स है वो 2 टाइप्स की है, माइक्रो एंड मैक्रो. जो माइक्रो है उसमें क्या होता है? एक तो नाम ही बता रहा है कि माइक्रो मीन्स स्मॉल, ठीक है, और मैक्रो मीन्स लार्ज. और दोनों ही वर्ड कहाँ से आए हैं? ग्रीक वर्ड से आए हैं. लेकिन स्मॉल मीन्स क्या ही है स्मॉल? तो स्मॉल मीन्स जो आपके पास इंडिविजुअल जो है उनको इकोनॉमिक यूनिट मान लिया इन्होंने. मतलब आप एक कंज्यूमर हो, प्रोड्यूसर हो, तो आप एक इकोनॉमिक यूनिट मान के चलाएं. और मैक्रो में क्या बोला कि नहीं भाई आप एक देश हो, जैसे इंडिया एक देश है उसको उन्होंने पूरा इकोनॉमी मान लिया कि इंडियन इकोनॉमी है. ठीक है, उसमें आते हैं आपके पास मैक्रो इकोनॉमिक्स में कवर हो गया. तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसको बोलते हैं हम प्राइस थ्योरी, जो मैक्रो होती है उसको बोलते हैं हम इनकम थ्योरी. और जो दोनों ही टर्म किसने दिया था? रेगनर फ्रिश ने. ठीक है,
उसके बाद हम चलेंगे आगे। तो कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी दोनों ही पार्ट हैं कंज्यूमर बिहेवियर के, कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरीज के। तो कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब क्या है कि आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो एज ए कंज्यूमर, तो आप भी जो सर्विस या गुड्स के लिए जो भी आप पे कर रहे हो, कुछ उनकी यूटिलिटी होगी आपके लिए, तो उस टाइम पे आपको जो बिहेवियर होगा वो आपके कंज्यूमर बिहेवियर्स में आपके स्टडी किया जाते हैं। सो उसमें आता है आपका पास कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी। कार्डिनल मीन्स जो भी कार्डिनल होती है कि आप ना यूटिलिटी को मेजर कर लेते हो, ठीक है। ये कौन बोला भाई? ये बोल दिया मार्शल। मार्शल ने क्या बोला कि आप यूटिलिटी को मेजर कर सकते हो, वो भी एक स्पेसिफिक यूनिट में। मतलब कि मेरे को अगर भूख लगे तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे को 50 यूनिट्स की भूख है। अगर मेरे को कुछ कंज्यूम करना है तो मैं बोलूँगा नहीं भाई मेरे को तो ना 2 यूनिट्स पिज़्ज़ा की ला के दो, वही मैं कंज्यूम करूँगा, उससे मेरा सेटिस्फाई हो जाना। तो इन्होंने बोला कि जो मार्शल ने बोला कि जो यूटिलिटी होती है उसको मेजर कर पाएंगे किस में? यूटिल्स में। यूटिल्स क्या होगा? यूटिल्स होता है एक स्केल, किसके लिए? मेजर करने के लिए यूटिलिटी को। तो यूटिलिटी को मेजर करने के लिए क्या स्केल है? यूटिल्स। यूटिल्स क्या है? यूटिलिटी ऑफ 1 यूनिट ऑफ मनी। ओके, सो उन बेसिकली कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी में उन्होंने अजम्पशन मान लिया। अजम्पशन में क्या बोला उन्होंने? रेशनैलिटी। रेशनैलिटी बोले तो इज लाइक आपके पास आप प्रोड्यूसर और कंज्यूमर हो, आप क्या कर रहे हो भी? रेशनल डिसीजन बना रहे हो, मतलब कि एक लॉजिकल डिसीजन है आपके पास। फाइनाइट मनी इनकम, भाई जो भी होगा आप कंज्यूमर और प्रोड्यूसर हो, सबकी एक इनकम फाइनाइट ही होगी, अनलिमिटेड तो किसी की है ही नहीं। और फिर आता है आपका कार्डिनल यूटिलिटी, जो मैं आपको बोल चुका हूँ कि भाई 1 यूटिल्स में आपको मेजर कर सकते हो यूटिलिटी को। उसके बाद आता है कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इनकम, कि भाई जो आप जैसे 11,000 12,000 13,000 14,000 है आपकी इनकम, तो वो जैसे आपके पास बढ़ रही है ना 1,000, वो सबको सेम यूटिलिटी देगी, ना तो आपको ज़्यादा इंक्रीज करेगी जितना ज़्यादा आपकी डिक्रीज करेगी। सो कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी में आपके पास पहले है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है? जैसे जैसे आपको एक गुड्स कंज्यूम कर रहे हो, तो जो आप भी उसके पास जो यूटिलिटी डिराइव कर रहे हो ना, वो धीरे धीरे आप जैसे जैसे कंज्यूम करते रहोगे वैसे वैसे आपकी यूटिलिटी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि आप एक मान के चलिए आप एप्पल है, एप्पल आप कंज्यूम कर रहे हो, पहले 1 खाया 2 खाया 3 खाया 4 खाया, आपके 4-5 थोड़ा थोड़ा कम होगी ना आपकी भूख, तो आप थोड़ा थोड़ा उसको कम प्रेफर करना स्टार्ट करोगे। या आप मान के चलिए कि आपके पास कुछ स्टॉक है, ठीक है, पानी का जो भी होगा, जैसे भी हो भाई आपके पास कुछ स्टॉक है, ठीक है, वो जैसे जैसे आपके पास बढ़ता जाएगा उससे आपको बोलेगा नहीं भाई अब ये ज़्यादा नहीं चाहिए, अब तो कुछ और ही चाहिए, तो मतलब आपका इंटरेस्ट उसमें कम होता रहेगा, तो क्योंकि आपकी जो यूटिलिटी होती है उससे डिराइव कम होने लग जाएगी। सो उसके बाद उन्होंने किसने दिया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी दिया एच गोसन ने। गोसन ने दिया तो उसको बोलते हैं हम भी गोसन फर्स्ट लॉ। और सबसे एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है यहाँ से कि भाई जो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो कहाँ पे एप्लीकेबल होता है? ये होता है अनलिमिटेड रिसोर्सेज के लिए, ठीक है। तो इसमें 2 कंसेप्ट हैं, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी देखें तो आप जो भी गुड्स कंज्यूम कर रहे हो उससे आपके पास जो यूटिलिटी आया है, वो जो आपके पास वांट जो आपकी सेटिस्फाई हो रही है, वो ऑल ओवर जो आपको कंबाइन करोगे तो वो बोलेंगे आपकी टोटल यूटिलिटी। और हर एक यूनिट इंक्रीज करने पर आपको जो यूटिलिटी मिलेगी, मान के चलिए आपने 1 सेब खाया, 2 सेब खाया, 3 सेब खाया, 4 सेब खाया, एक सेब खाने से आपकी जो यूटिलिटी आई या आपकी जो भूख सेटिस्फाई हो रही है उसको बोलेंगे हम मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल्स टू चेंज इन द टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय द चेंज इन द क्वांटिटी। सो उसके बाद है TU एंड MU में रिलेशन। सो TU इज टोटल यूटिलिटी, MU इज मार्जिनल यूटिलिटी। तो स्टार्टिंग में दोनों ही बढ़ेंगी, ठीक है, इंक्रीजिंग रेट पे। सो MU तो यहाँ पे आके मैक्सिमम हो जानी, तो इसके बाद ये स्टार्ट होनी डिक्रीज, ठीक है। पर लेकिन उसके बाद जो TU है वो भी इंक्रीज होती रहेगी, लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे। मान के चलिए पहले 10 थी, पहले 15 बढ़ी है, फिर 20 बढ़ रही थी, अब ये ऐसे बढ़ेगी कि पहले हम 10 बढ़ गई, फिर ये 8 बढ़ गई, फिर ये 7 बढ़ गई, ऐसे ऐसे इंक्रीज होगा लेकिन डिमिनिशिंग रेट पे होगा, ठीक है। सो यहाँ से क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई जब TU जब मैक्सिमम होगा तो उसमें मार्जिनल यूटिलिटी का लेवल क्या होगा? तो मार्जिनल यूटिलिटी का लेवल उसमें 0 होगा जब TU मैक्सिमम होगा। अगर उस लेवल के बाद अगर आप फिर भी उस चीज़ को कंज्यूम करते रहो, अगर आपकी जब भूख सेटिस्फाई हो गई है, अगर उस लेवल के बाद अगर आप सेब खाते रहो तो आपको या तो उल्टी हो जानी है या जो भी है आपको जो डिस्कम्फर्ट होना, तो उसको बोलते हैं हम डिसयूटिलिटी। और उस चीज़ में क्या होता है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो है नेगेटिव। सो क्वेश्चन हम यहाँ से एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ से कि जो TU मैक्सिमम होता है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? 0 होती है। सो लॉ ऑफ इक्विवेलेंट मार्जिनल यूटिलिटी उसके बाद आया। लॉ ऑफ इक्विवेलेंट मार्जिनल यूटिलिटी और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में एक डिफरेंस बेसिकली है कि भाई जो लॉ ऑफ इक्विवेलेंट मार्जिनल यूटिलिटी है वो है
लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए, और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी है वो है अनलिमिटेड रिसोर्सेज के लिए। उसको बोलते हैं लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम मार्जिन यूटिलिटी को बोलते हैं हम लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड आल्सो नोन एज द गॉसन सेकंड लॉ। सो इन्होंने क्या बोला कि अगर मान के चलिए आपके पास रिसोर्सेज हैं, ठीक है, तो आपको सेवरल यूजेस में डालने हैं, और उस सबसे पहले बात उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। डिस्ट्रीब्यूट तब करोगे ना तब आप डिविजिबल होगा। तो मान के चलिए आपके पास है फर्टिलाइज़र में आपको डालना है वीट में और है बंगाल ग्राम में। तो आप इस हिसाब से इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे कि भाई जो आपके दोनों जो आप यूज़ कर रहे हो उसमें जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो दोनों में सेम आए, ठीक है। तो दोनों में जब सेम आएगा तो वही होगा लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। तो उसके बाद आप यहाँ से देख लीजिए कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो सभी में जो भी यूज़ कर रहे हो उसमें सब सेम होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट की तरफ। तो आता है ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी। ऑर्डिनल माने तो यहीं से आपको इसकी स्टोरी बता देते हैं। ऑर्डिनल में क्या होता है भाई, या तो आप ऑर्डर करोगे, प्रेफर करोगे, रैंक करोगे, किसको, आपकी यूटिलिटी को। आप ऐसे नहीं कह सकते हो ना मेरे को आज 10 यूनिट की बुक है या 5 यूनिट की बुक है, या मेरे को आज 10 यूनिट मेरे को आज भाई सेब खाने हैं या ये खाने। आप बोलोगे कि आज मेरे को ज़्यादा बुक है या आज मेरे को कम बुक है, ठीक है, या आज मेरे को ज़्यादा पानी चाहिए या आज मेरे को कम पानी चाहिए। सो यही होता है ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी। उन्होंने क्या बोला कि पहले तो किन्होंने बोला हिग्स एंड एलन ने। उन्होंने क्या बोला कि भाई जो यूटिलिटी होती है वो रैंक, प्रेफरेंस एंड ऑर्डर के थ्रू हम मेजर कर सकते हैं। ऐसे स्पेसिफिक एज सच नहीं बोल सकते कि भाई हाँ इसकी यूटिलिटी इतनी है। तो उन्होंने कुछ अजम्पशन मानी। पहले तो जो दो हैं वो सेम ही हैं, रेशनैलिटी एंड फाइनाइट मनी ऑफ इनकम, और जो हैं ये हैं दो अलग से डेफिनेशन। उसमें आता है आपके पास ट्रांजिटिविटी एंड नॉन सेटिविटी। तो ट्रांजिटिविटी में उन्होंने क्या बोल दिया कि भाई कंसिस्टेंसी ऑफ चॉइसेस होती है कि भाई आप एक्स, वाई एंड जेड हैं, आपके पास ड्यू है, लिम्का है, माजा है। आप ड्यू को लिम्का भी प्रेफर कर रहे हो और लिम्का को माजा पे प्रेफर कर रहे हो, लेकिन अगर आपको ड्यू और माजा दें तो भी आप ड्यू को ही प्रेफर करोगे माजा के ऊपर। यही है ट्रांजिटिविटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ चॉइसेस। उसके बाद आता है आपके पास नॉन सेटिविटी, मीन्स आपकी जो वांट्स एंड डिज़ायर हैं वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकती, वो बार बार आती रहेंगी और बढ़ती रहेंगी। फिर इसी उसमें आता है आपके पास इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है कि दो गुड्स मान के चलिए आपके पास एप्पल है, आपके पास है बनाना। तो दो गुड्स हैं और दो गुड्स से आपको सेम यूटिलिटी डिराइव करनी है, बट आपको क्या होता है कि भाई आप क्या कॉम्बिनेशन लें। अभी आपके पास डिफरेंट कॉम्बिनेशन होंगे। मान के चलिए कि आपके पास है भाई यहाँ पे इसका कॉम्बिनेशन है 5, आपको 5 एप्पल चाहिए और 1 बनाना चाहिए। अगर आप थोड़ा इसको अगर आपको बोले कि आप ठीक है मैं थोड़ा और बढ़ा देता हूँ बनाना, 2 बनाने के लिए आपने बोल दिया कि ठीक है यहाँ पे हम सिर्फ पहले हम बोले कि यहाँ पे 3 कर दो, कि हमने भाई 1 बनाने के लिए 2 एप्पल को सेक्रीफाइस कर दिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम बोलते नहीं भी और चाहिए, तो हमने 1 और यूनिट बढ़ा दी यहाँ पे, भाई हमको 3 बनाना दे दो। और यहाँ पे हमने क्या चाहिए, पहले यहाँ पे हमने 5 से 3 की तरफ गए थे, अब हमको चाहिए सिर्फ 2 एप्पल चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने उसको भी एक और एप्पल को सेक्रीफाइस कर दिया। अब जो कॉम्बिनेशन हैं आपको जो सेम यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, अब उनको आप कर दो कंबाइन, तो आपके पास क्या आ गया, इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व क्या है कि ये है लोकस ऑफ पॉइंट्स, और डिफरेंट कॉम्बिनेशन डिफरेंट है, 2 गुड्स हैं वो भी डिफरेंट है, बट इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, जो सेटिस्फाई कर रहे हैं वो आपको इक्वल लेवल कर रहे हैं, आपको जो यूटिलिटी है वो सेम यूटिलिटी दे रहे हैं, ठीक है। सो इनको बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे एक चीज़ बढ़ाई गई है, एक चीज़ को सेक्रीफाइस किया गया है, तो बेसिकली हमने सब्स्टिट्यूट किया है, तो उसको बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूशन। और जिस वे में हम उसको करेंगे वो हमको पता लगेगा इसके स्लोप से। तो स्लोप क्या होगा इसका, चेंज इन वाई डिवाइड बाई चेंज इन एक्स, और वही स्लोप हमको क्या बताएगा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सो आगे स्लाइड में हम मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन से डील करेंगे। मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व गिव्स मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इनका फॉर्मूला क्या है, चेंज इन वाई डिवाइड बाय चेंज इन एक्स, कि आप किसी एक कंज्यूमर किसी एक गुड्स को दूसरी गुड्स के लिए कैसे सब्स्टिट्यूट कर रहा है, उन्हीं की जो रेशियो होगा वो होगा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सो इसका जो
स्लोप होगा वो डिमिनिशिंग होगा। डिमिनिशिंग कैसे होगा, जैसे मैंने आपको बोला कि पहले आप 5 एप्पल खा रहे थे, एक आपको ये चाहिए था, बनाना चाहिए था, आप बोले नहीं भाई हमको 2 बनाना चाहिए, हमने उसके लिए 2 एप्पल को सेक्रीफाइस कर दिया, हमारे पास बचे 3 एप्पल, और 3 एप्पल के बाद आपने बोला कि नहीं हमको एक और बनाना चाहिए, लेकिन उसके लिए हमने क्या किया, सिर्फ एक ही एप्पल को सेक्रीफाइस किया। तो वही है कि जैसे जैसे आप इधर का बढ़ाते जा रहे हो उधर का सेक्रीफाइस कर रहे हो, लेकिन कम क्वांटिटी सेक्रीफाइस कर रहे हो, इसलिए इसका जो स्लोप है वो है डिमिनिशिंग। सो पढ़ भी लेते हैं, जैसे एज कंज्यूमर इंक्रीज कंजप्शन ऑफ एक्स बाई 1 यूनिट, माने बनाना की एक यूनिट को आप इंक्रीज कर रहे हो, तो कंजप्शन ऑफ वाई मीन्स एप्पल की एक यूनिट को आप डिक्रीज करते, मतलब यूनिट को डिक्रीज करते जा रहे हो, वो भी डिक्रीजिंग रेट पे, इसलिए इसका डिमिनिशिंग स्लोप है। देन प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व क्या बोलते हैं भी, नेगेटिव स्लोप है, क्यों, क्योंकि इसकी डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। उसके बाद जो भी ये इंडिफरेंस कर्व वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं इंटरसेक्ट करेंगे, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट कर गए तो ट्रांजिटिविटी एक ही लेवल पे आपकी 2 चॉइसेस बन रही हैं, वो कि पॉसिबल नहीं है, और सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आपको मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक ही लेवल पे आपको 2 लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहे हैं, वो भी पॉसिबल नहीं है। सो इसलिए वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। और ये है कि भी कन्वेक्स टू ओरिजिन होता है इन जनरल, और जनरली क्या होता है, पर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स के लिए जो इंडिफरेंस कर्व है वो कन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। और हायर इंडिफरेंस कर्व, जैसे कि ये है 3 इंडिफरेंस कर्व है, हायर इंडिफरेंस कर्व विल गिव मोर सेटिस्फेक्शन, तो जो थर्ड वाला होगा वो दूसरे वाले से ज़्यादा देगा, और जो दूसरे वाला है वो फर्स्ट वाले इंडिफरेंस कर्व से आपको सेटिस्फाई ज़्यादा करेगा। यहाँ से एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपको कि भाई ये जो कर्व हैं, ठीक है, इंडिफरेंस कर्व हैं, इनमें से आपको मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बताने किस में ज़्यादा है, बताइए। तो इनमें से मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होगा जिसका कर्व जितना ज़्यादा स्लोपी है उसका उतना ही ज़्यादा मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन उतना ही ज़्यादा होगा, जिसका कर्व जितना ज़्यादा स्लोपी कम है और जैसे स्ट्रेट है, ठीक है, तो उसका उतना ही मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कम होगा। रिमेंबर इट, ओके। फिर इसके बाद आते हैं आपके पास परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स के लिए। जो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स के लिए आपका जो इंडिफरेंस कर्व है वो होगा स्ट्रेट डाउनवर्ड स्लोपिंग, ओके। उसके बाद आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के लिए एल शेप, समटाइम कोर्स, यूनिटिव कर्व। तो आपको बोला कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स लाइक जो एक साथ यूज होती हैं, जैसे कि ड्राइवर हो गया, ट्रैक्टर हो गया, ठीक है, ब्रेड हो गया, जैम हो गया, ठीक है। और जो नेसेसिटी गुड्स मतलब जो आपको चाहिए उसके लिए आपका होगा भाई क्या है, कन्वेक्स टू ओरिजिन। और जो न्यूट्रल गुड है वो होगा आपका पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। उसके बाद आगे आपके पास बजट लाइन। बजट लाइन का क्या बोलते हैं भाई, जो ये कॉम्बिनेशन है, मान के चलिए 2 गुड्स हैं आपके पास, वही एप्पल और वही बनाना है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ले रहे हो आप, जो पर आपका बजट कितना है भाई, 100 रुपये है। 100 रुपये में आपके मान के चलिए एप्पल की भी कॉस्ट 1 रुपये है और बनाने की कॉस्ट 1 रुपये है। सो आप कैसे करोगे, या तो 50-50 एप्पल लोगे, ठीक है, या 60-40 एप्पल लोगे, या अलग अलग मान के 30-70-70-30 ऐसे ऐसे करके लिया आपने, लेकिन जो भी होगा वो आपको इसी 100 के अंदर लेना है, तो इसलिए यहाँ इसको बोलते हैं बजट लाइन। सो इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स, मतलब 2 अलग अलग गुड्स हैं उनके कॉम्बिनेशन दिए हैं, इफ कैन बी परचेज विद गिवन इनकम। आपके पास 100 रुपीज़ है, आप 100 रुपीज़ में उसके डिफरेंट कॉम्बिनेशन ले रहे हो, कैसे ले रहे हो वही आपको बजट लाइन से थ्रू से पता लगेगा। फिजिबल एरिया और नॉन फिजिबल एरिया, जो अंडर द बजट लाइन है, मतलब कि 100 के नीचे जो भी है आपको, आप वो गुड खरीद सकते हो, लेकिन आपको वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन या आपको वो उतना ऑप्टिमम नहीं मिलेगा। और जो ऊपर वाला है वो तो आपकी औकात से निकल गया, मान कि आपके पास 100 है वो 200-300 में मिल रहा है आपको, वो आपको चाहिए नहीं, तो यही होगा आपके पास बजट लाइन। बजट लाइन के अगर आपको जो मनी इनकम निकालनी हो, मनी इनकम के लिए होगा भी आपको जो, जैसे आपको बनाना का है, बनाना की कितनी क्वांटिटी ली है उसी को अगर आप इसके प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो, एप्पल है एप्पल को उसी के प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो क्वांटिटी को, तो आपके पास आ जाएगा आपके पास मनी इनकम। क्लियर फ्रेंड्स। सो अभी चलेंगे हम, आपके पास आ गया रिवीजन टाइम। रिवीजन टाइम में आपके पास चलेंगे सो इकोनॉमिक्स का हम यहाँ पे क्वेश्चन है कि भी क्लोजली एसोसिएटेड विद वर्ड किसके साथ होगा, दिमाग लगाइए। जब अनलिमिटेड हुआ तो आपके पास आज अनलिमिटेड सोच रहे हो भी ये हो गया, तो वहाँ पे कोई इकोनॉमिक्स होती नहीं है। जब फ्री हुआ गुड्स, वहाँ पे जब इकोनॉमिक्स ही आ गई तो देयर इज नथिंग फ्री इन इकोनॉमिक्स, ठीक है। फिर आपके पास आ गया स्केर्स मतलब कि डेफिसिट हो गया, डेफिसिट माने तो मोस्ट एप्रोप्रिएट डेफिनेशन अप टू डेट, ठीक है। सो उसके लिए इसलिए इकोनॉमिक्स होता है जो मोर रिलेटेड टू स्केर्स, ओके। तो उसके बाद आता है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी बाय वे ऑफ मार्केटिंग। वे ऑफ मार्केटिंग में मार्केट में आप जाके क्या करोगे भाई, एक्सचेंज करोगे, तो इसका आंसर है एक्सचेंज।
उसके बाद आता है विच ऑफ द फ्लोइंग फॉल्स अंडर डिडक्टिव मेथड ऑफ इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेशन। डिडक्टिव मेथड क्या होता है, पहले तो हम ये पता करेंगे। डिडक्टिव मेथड होता है कि भाई आपको, आप जर्नल से पर्टिकुलर की तरफ मूव कर रहे हो। मान के चलिए आप बोल रहे हो कि इंडिया में अगर 22% गरीबी है, तो मान के चलो कि ऑन एन एवरेज सभी स्टेट्स में आप 22% लोग गरीब होंगे, तो ये होगा आपका डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड उसको आप क्या बोलोगे, एनालिटिकल भी बोलोगे, एब्स्ट्रैक्ट भी बोलोगे और एप्रियोरी मेथड बोलेंगे। सो उसके बाद आपके पास आता है इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव को बोलते हैं हम हिस्टोरिकल, एम्पिरिकल और पोस्टीरियर। पर इसमें क्या होगा, मान के चलिए आपके पास स्टेट है, इसमें बोला कि आपकी जो एवरेज इनकम है भाई 2-3 स्टेट का या जो भी है वो है 11-12 हज़ार है, तो आप बोल लोगे भाई चलो इंडिया का भी लगभग इतना ही होगा। अगर 2-3 का इतना आ रहा है तो दो जो बाकी जो बचा हुआ इंडिया है उसका भी 11-12 हज़ार ही एवरेज इनकम होगा। तो आपने क्या किया, पर्टिकुलर टू जर्नल की तरफ मूव कर गया, तो हो गया इंडक्टिव मेथड। तो क्वेश्चन में क्या है कि डिडक्टिव मेथड के अंदर कौन सा लॉ आता है, तो इसका आंसर है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सो आगे चलेंगे, यहाँ पे आ गया भी इन केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन इंडिफरेंस कर्व, ये वाला। तो आंसर क्या है, लीनियर डाउनवर्ड स्लोपिंग। उसके बाद आते हैं हमारे पास मैच द फ्लोइंग। मैच द फ्लोइंग में आप क्या होता है, जब जनरली आपको होता है कि एग्जाम में 50-50 में अटकते हो, तो आप देखते हैं यहाँ पे कोई 50-50 के चांस बन रहा है, यहाँ हम कर सकते हैं। लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है अभी गोसन सेकंड लॉ, या होता है लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी। सो क्या है यहाँ पे, गोसन सेकंड लॉ। ए का सेकंड है किसी में, हाँ यहाँ है, किसी और में है नहीं है, तो आंख बंद करके यही होगा। अगर फिर भी आपको क्रॉस चेक करना है तो करेंगे। क्रॉस डेफिनेशन किसने दी थी, सैमुअल्सन ने दी थी। बी का भाई थर्ड है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन किससे पता लगता है, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व से पता लगता है, ठीक है। तो सी का फोर्थ है। एंड कार्टेन यूटिलिटी का प्रोपोनेंट कौन था, मार्शल था, तो मार्शल क्या है, डी का 1 है, तो लीजिए आंसर यही है। तो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडे एंड thank you for watching my video. Please like, subscribe and comment on my channel and stay tuned with us for our further video. Thank you very much.